खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो दरवाजे से बाहर निकल रहा था जब उसका मोबाइल बजा। अनजाने नंबर से कॉल थी। उसने उठाकर कान से लगाया। हेलो राहिल। ऐना की आवाज पर उसने मोबाइल को कान से हटाकर देखा। उसने अपना नंबर ऐना को खुद ही दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर उसे कॉल कर सके। राहिल, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो खामोश था जब ऐना दोबारा बोली झिझकते हुए। नहीं, मैं किसी का चाचा बनकर उसकी मदद नहीं करता। वो रूठे अंदाज में बोला। आजकल सबसे ज्यादा वो उसी बात पर जोर देता था। उसे ऐना से दोस्ती करने की जल्दी थी। वो चाहता था ऐना उससे फ्री होकर बात करे ताकि अपने दुख सुख बांट सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके। सॉरी राहिल, मेरा मतलब था, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? ऐना ने फौरन जुमला बदला। हाँ अब ठीक है, बोलो क्या करना है? वो मुस्कुराया। मैं जल्दी जल्दी में घर से निकल गई और अम्मी को दवाई देना भी भूल गई। क्या आप? उसने जुबान दांतों में दबाई। मेरा मतलब है तुम उन्हें दवाई दे दोगे प्लीज? हाँ ठीक है, कौन सी दवाई देनी है? ऐना ने उसे तफसील से दवाई के बारे में बताया और ये भी कि कहाँ रखी है। वो नीचे आया और दरवाजे पर दस्तक दी। अरे राहिल बेटा आओ। रुखसार ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा। उनके बेटा कहने पर उसका दिल डूबता हुआ महसूस होता था। वो अंदर आया। आज तुम घर पर ही हो, काम पर नहीं गए? वो उसके पीछे अंदर आते हुए बोली। आज संडे है ना, इसलिए, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और वहां रखे अलमारी के ड्रावर खोल कर देखने लगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज ऐना के स्कूल में मीटिंग थी ना, इसलिए उसे जाना पड़ा। तुम कुछ ढूंढ रहे हो? वो उसे इस तरह ड्रावर तलाशते देखकर पूछने लगी। जी हाँ, उसने बस इतना कहा और दवाई लेके टेबल से पानी का ग्लास उठाया और उनकी तरफ बढ़ाया। ये आपकी दवाई और ये पानी। तुमने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेती, उन्होंने मुस्कुराकर कहा और उसके हाथ से दवाई और गिलास लिया। आपकी बेटी ऐना ने मुझे खास तौर पर अपने हाथों से ये दवाई देने के लिए कहा है, उसने जवाब दिया और उनके दवाई खाने के बाद गिलास लेके टेबल पर रखा और उनके साथ सोफे पर बैठ गया। ये दवाइयां भी कब तक किसी को जिंदा रख सकती हैं? वो आ भरते हुए बोली। आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शाहजैन कब किसी को तसल्ली देता था, आजकल तो उसके मिजाज ही बदल गए हुए थे। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं बेटा, ना मौत का डर है। मैं तो बस ऐना के लिए परेशान हूँ। मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? बिल्कुल अकेली हो जाएगी मेरी बेटी। कौन होगा मेरे बाद उसका अपना? वो उदासी से बोली और वो उन्हें देखे गया। काश उस दिन जुहेब की बजाय मैं मर जाती तो कम से कम मेरी ऐना की जिंदगी तो इस मोड़ पे ना होती। जुहेब अपने साथ उसकी खुशियां, उसकी हंसी, उसके ख्वाब, सब कुछ ले गया। उनकी आंखें नम होने लगी, लेकिन शाहजैन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी कह पाता। और वो खुद का गम भूले हमारी टूटी तकदीर के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस उम्र में मेहनत करके इस घर को बचाने की कोशिश कर रही है, जब लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगाने का ख्वाब देखती हैं। हालांकि वो भी जानती है इसकी कोशिश में उसकी जिंदगी गुजर जाएगी, फिर भी अपनी किस्मत से लड़ रही है। पता नहीं कब तक मेरी बेटी की खुशियां उससे रूठी रहेंगी। बस मैं मरने से पहले ऐना को उसकी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ। मेरे जीते जी वो अपने घर की हो जाए, उसे उसकी खुशियां मिल जाएं, तो मैं आराम से मर सकूंगी, उन्होंने शाहजैन की तरफ देखते हुए कहा और धीरे से मुस्कुराई। आज कुछ मेहमानों को बुलाया है घर पर, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है। अगर ऐना उन लोगों को पसंद आ गई तो अपनी ऐना को तो मैं मना ही लूंगी। उनकी अगले बात पर शाहजैन अपने हवासों में आकर उन्हें देखने लगा। फिर जल्दी से उसकी शादी कर दूंगी, तब मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। वो पुरसकून होकर बोली और शाहजैन का सुकून एक पल में खत्म हो गया। अंदर बेचैनी होने लगी। वो ऐना से मोहब्बत करता था, कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था कि उसके सामने उसकी शादी की बात की जाए। वो तो कोशिश में था कि उसे एक मौका मिले और वो ऐना से अपने दिल की बात कहे। अरे ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ, रंग उड़ा उड़ा सा क्यों लग रहा है? उनकी आवाज पर उसने अपनी सोचों से निकलकर उनकी तरफ देखा। वो उसके बालों को बहुत गौर से देख रही थी। उसने अपने बालों को छुआ। उसके हाईलाइट किए ब्राउन बाल कितने पुरकशिश थे, ये तो हर कोई जानता था, लेकिन पहली बार किसी को रंग उड़ा हुआ लगा था। ये तुम आजकल के बच्चे जो तेल नहीं लगाते ना, इस वजह से बाल खराब हो जाते हैं सारे। वो अपनी जगह से उठकर कमरे में जाते हुए बोली और वापस तेल की बोतल लेकर आई। यहाँ आओ, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ। उसे पास बैठने का इशारा किया। वो सदमे से इस बोतल को देखने लगा।
तेल? उसने लफ्ज को दोहराया और अपने सिर की बालों को छुआ। अरे कुछ नहीं होता, तेल है, तेजाब नहीं, उन्होंने उसके बदलते तासरात पर कहा। वो वहां रखी चेयर पर बैठ गया और वो पीछे खड़ी होकर और उसके सर में तेल डालने लगी। तेल लगाने से सिर्फ बाल ही अच्छे नहीं रहते बल्कि जहन को भी सुकून मिलता है और सर भी मजबूत होता है। तेल की नमी को सर में महसूस करके उसने बुरा सा मुंह बनाया था, जबकि रुखसार उसे तेल के फायदे बता रही थी। तुम जो आजकल के बच्चे जरा जरा सी बात पर सदमे में आ जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, सिर्फ इसी वजह से। पता नहीं तेल लगाने में क्या जाता है। उसका ध्यान अचानक से अपनी दादी की तरफ गया। वो भी तो उसकी कितनी फिक्र करती थी। जब वो भी उदास होता, उसका सर गोद में रखे अपने उंगलियों से उसके बालों को सहलाती थी और शाहजैन को इस वक्त बहुत सुकून महसूस होता था और बदले में वो उन्हें उदास करता आया था। कितने दिन से बात तक नहीं की थी। वो खुद ही फोन करती तो एहसान समझकर बात करता था। वो अपने घर पर आया था। उसने मोबाइल निकालकर शाहवेज का नंबर मिलाया। हेलो ब्रदर बड़ी, कैसे हैं आप? फोन उठाते ही जोश से भरपूर आवाज गूंजी। वो फोन तक नहीं उठाता था और अब उसका फोन करना बहुत हैरत अंगेज था। दादी साहब कैसी हैं वेज? उसने जवाब देने की बजाय सवाल किया। दादी साहब ठीक हैं और आपको बहुत याद करती हैं, बल्कि हम सभी आपको बहुत याद कर रहे हैं। ब्रदर बड़ी, कितना वक्त हो गया आपसे मिले? उसने सर झुकाया। वो मतलबी था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपनों के बारे में नहीं। जब आप कनाडा में थे तब तो कुछ तसल्ली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी इतने दिन तक नहीं मिलते तो अजीब लगता है। नेक्स्ट वीकेंड को हम आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे थे, लेकिन दादी साहब मना कर रही हैं। शाहवेज अपनी बात करता रहा जबकि वो खामोश रहा। दादी साहब का ख्याल रखना और मैं कोशिश करूंगा कुछ दिनों में वहां आने की। उसने बस इतना कहकर फोन बंद कर दिया। ऐना का अंदर आना और उसका बाहर निकलना बैक वक्त था। ऐना उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई। थैंक यू सो मच राहिल, आपने तुमने मेरी इतनी मदद की, वरना मुझे स्कूल से वापस आना पड़ता। वो अपने कंधे से बैग निकालते हुए बोली, जबकि शाहजैन का ख्याल फिर से उस रिश्ते वाली बात पर गया और वो उसे देखने लगा। ऐना बहुत गौर से उसके बालों को देख रही थी जो आज तेल में नहाए हुए थे। तब भी उसके माथे पर बिखरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो जानती थी ये काम रुखसार का है। उसने मुश्किल से मुस्कुराहट रोक के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर कुछ चप्पलें देखकर रुक गई। ये इतनी सारी चप्पलें किसकी हैं? घर में कोई आया है क्या? उसने बेसाख्ता राहिल से पूछ लिया। हाँ, मेहमान आए हैं तुम्हारी शादी की बात करने, वो रुक कर बोला और उसका रिएक्शन देखने लगा। एक पल में उसका चेहरा बदला था। उदासी, गुस्सा, परेशानी, डर, बहुत कुछ था उसकी आंखों में। वो राहिल को एक नजर देखती अंदर चली गई। ये ले पी ले, शायद आज बहुत जरूरत है तुझे इसकी। शाहिद ने अपना ग्लास उसकी तरफ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा। शाहजैन के बदले हुए रवैये पर उसे हैरत भी हो रही थी और खुशी भी। वो कितनी देर से ऐना के रिश्ते वाली बात को लेकर परेशान था। वो रिश्ता ना होने देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपने बारे में उसे बताना था जल्द जल्द, वरना फिर कोई और आ जाता। उस चीज ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नफरत है मुझे उससे। उसने ग्लास लेकर टेबल पर रखते हुए कहा। हाँ, उसने तुझे बोला था ना कि आओ नवाब साहब बेफिक्र होकर बस मुझे पीते जाओ। खुद पर कंट्रोल ही नहीं रखता था। ड्रिंक के चक्कर में ऐसा पागल है जैसे जन्मों का प्यासा हो। शाहिद ने उसे आईना दिखाया। उसकी सजा भी तो मिली ना मुझे। मोहब्बत भी उस लड़की से हुई जिसकी नफरत मैंने खुद अपने हाथों लिखी है। वो अब भी संजीदा था। सोचा था पहले उससे दोस्ती कर लूं, सब ठीक हो जाए तो उसे अपने बारे में बता दूं, शायद मुझे माफ कर दे, फिर दिल की भी बात बता दूंगा। लेकिन अचानक से ये शादी की बात बीच में आ गई। अब एकदम से कैसे उसे बताऊं? वो समझेगी ही नहीं। माफ करना तो दूर की बात है। वो परेशानी से अपना माथा रगड़ने लगा। तो होने दे शादी, छोड़। शाहिद ने उसे शरारत से देखा तो शाहजैन ने संजीदगी से उसे घूरा, जैसे आंखों से ही मार देगा। कुछ भी तो नहीं जानती वो अभी। मेरा नाम तक नहीं पता उसे। अपने बारे में बताना है, अपनी फैमिली के बारे में बताना है, इस एक्सीडेंट के बारे में बताना है। वो कुर्सी से बैक लगाए और आंखें बंद की। और रेशम के बारे में, शाहिद ने उसे देखते हुए कहा तो उसने आंखें खोलकर उसे देखा। रेशम के बारे में क्यों बताऊंगा? नहीं बताएगा? शाहिद ने सवाल किया। नहीं, फजूल चीजें बताने की जरूरत नहीं है। उसने सर झटका। पहली बीवी है तेरी, मोहब्बत करती है तुझसे। शाहिद की आंखों में शरारत नाचने लगी और उसकी तवक्को के मुताबिक वो उसे घूर रहा था। मर जाएगा तू मेरे हाथों से।
वो बहुत इत्मीनान से बोला तो शाहिद ने कह कहा लगाया। तभी उसका फोन बजने लगा और रेशम की कॉल देकर जहां शाहिद की मुस्कुराहट गहरी हुई वहीं शाहजेन ने आंखें बंद करके खोली। ये इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, देख ले, मैं बता रहा हूँ, सच में मोहब्बत करती है तुझसे। उसे मुझसे नहीं, नवाब की प्रॉपर्टी से मोहब्बत है बस। उसने फोन साइलेंट करके उल्टा रखा। तो तू उसे अपने हिस्से में से कुछ दे क्यों नहीं देता? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुझे नवाब बनने में कोई इंटरेस्ट है। शाहिद ने ग्लास होंठों से लगाते हुए पूछा। हाँ, नहीं है मुझे इंटरेस्ट, लेकिन उसे कुछ क्यों दूं? क्यों झुकूं उसके आगे? वो यही तो चाहती है कि मैं उससे बेजार होकर उसे अपनी प्रॉपर्टी दे दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो गुस्से से बोला। बार बार बेल जाती रही लेकिन आज भी फोन नहीं उठाया उसने। फोन बेड पर फेंका। क्या हुआ? तुम्हारा अजीज शौहर फोन नहीं उठा रहा? शावेज अंदर आकर बेड पर गिरते हुए बोला। What the hell are you doing here, शावेज? सिल्क को गुस्सा अब किसी पर तो निकालना था। तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा शौहर ने धक्का दिया होगा तो संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। वो कोहनी के बल लेटा उसे देखने लगा। वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। तुम एक मौका नहीं छोड़ते ना मेरा मजाक उड़ाने का? गुस्से की बजाय मायूसी से बोली। तुम्हें एहसास दिलाने का कि खुद को जलील करवाना बंद करो। वो उठकर उसके बराबर में बैठ गया। शट अप शावेज, वो गुस्से से देखते हुए बोली, लेकिन जानती थी ये हकीकत है। क्यों खुद को इतना बेमोल कर रही हो रेशम, वहां जहां तुम्हारी कोई कदर नहीं? शावेज संजीदा था और रेशम उदास। उसने सर झुका दिया। शावेज ने उसके आंख से गिरते आंसुओं को अपने हथेली पर समेटा और हाथ बढ़ाकर आंख के किनारे को साफ किया। बिहेव योरसेल्फ। सिल्क ने होश में आते हुए हाथ झटका। मत भूलो कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं। वो अपनी जगह से उठ गई और उसकी जानब देखे बिना बोली। भूल तुम गई हो रेशम, तुम मेरे भाई की बीवी थी हो नहीं। जिस दिन तुम्हारा उससे निकाह हुआ उस रात वो तलाक भी दे चुका है तुम्हें, इसलिए खुद को उसकी बीवी समझना बंद करो। शावेज अपनी तबीयत के खिलाफ गुस्से से बोला। हमारे मुल्क का कानून 3 तलाक के खिलाफ है। लीगली अब भी मैं उसकी बीवी हूँ, रेशम जताते हुए बोली और शावेज ने उसका बाजू खींचकर उसका रुख सामने किया। ये कानून खुदा के कानून से ऊपर नहीं है और रिश्ते दिल से जोड़ने का कानून खुदा ने बनाया। जिस तरह दिल से निकले 2 बोल रिश्ता जोड़ देते हैं, उसी तरह रिश्ता टूट भी जाता है। वो तुमसे रिश्ता खत्म कर चुका है रेशम। खुदा के लिए अपनी फजूल सोचों से बाहर निकलो। कम से कम खुद को ये अजियत देना बंद करो। वो उसका बाजू सख्ती से गिरफ्त में लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। वो शॉक होकर उसे देखने लगी। शावेज, रुखशिंदा की आवाज पर दोनों होश में आए और सिल्क फौरन उससे दूर हुई। आपकी हिम्मत कैसे हुई सिल्क के साथ बदतमीजी करने की? निकल जाइए यहाँ से और अपने हदों में रहना सीखिए। रुखशिंदा उसके पास आकर गुस्से से बोली। मुझे मेरी हदें मालूम है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, शावेज ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गया। जबकि रुखशिंदा तो उसके तेवर देखकर दंग रह गई। वो बहुत तमीजदार था, उसके मुंह में भी जुबान आ गई। वो बड़बड़ाती उसे जाता देखने के बाद सिल्क की तरफ आई। क्या चल रहा है ये सब? ये शावेज आजकल कुछ ज्यादा ही हमदर्द बना हुआ है तुम्हारा। वो सिल्क को मशकूक निगाहों से देखने लगी। कहना क्या चाहती हैं आप? अपना ध्यान अपने मकसद की तरफ लगाओ सिल्क। इस शावेज की बातों में आकर अपनी लाइफ के टारगेट से बैक मत जाना। अगर कुछ हासिल करना है, इस शहर की बेगम साहब बनना है, तो अपना ध्यान शावेज पर लगाओ। रुखशिंदा फौरन मतलब की बात पर आई। बहुत जल्द कॉरोनेशन सेरेमनी होने वाली है, उसे नवाब बनाया जाए। इसके पहले खुद को उसकी बीवी साबित करो। अगर बेगम साहब बनना है तो। वो उसे फिर वही ख्वाब दिखा रही थी जिसने रेशम से उसका सुकून छीन लिया था, जिसकी वजह से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अना, खुददारी सब खो चुकी थी। मैं थक गई हूँ रक्ष, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा है। शाहजेन अपनी जिद का बहुत पक्का है। इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ, उसे तब फर्क नहीं पड़ा तो अब कुछ वक्त में क्या फर्क पड़ जाएगा? वो मायूसी से बोली। इधर देखो सिल्क, खूबसूरती हर मर्द की कमजोरी होती है। उसकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, उसे मजबूर कर दो अपनी तरफ झुकने पर। रुखशिंदा ने उसका सर उठाए आंखों में देखते हुए जोमानी लहजे में कहा। कहना क्या चाहती हैं आप? क्या करवाना चाहती हैं मुझसे? रेशम बेयकीनी और नासमझी से उसे देखने लगी। उसे अपनी खूबसूरती का एहसास दिलाओ। एक रात उसने तुम्हारे साथ गुजार ली तो फिर समझो तुम्हारा काम हो गया। स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। वो उनकी बात मुकम्मल होने से पहले चीख दी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली रक्ष, वो गुस्से से बोली। इतना ओवर रिएक्ट मत करो सिल्क, मैं तुम्हें किसी और के नहीं तुम्हारे शौहर के साथ ये सब करने को कह रही हूँ, उन्होंने दबे गुस्से में कहा।
उसका दिल चाहा कह दे कि उसने मुझे बीवी मानने से पहले ही इस रिश्ते को खत्म कर दिया। फिर कैसा शौहर। प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए, प्लीज मुझे अकेले रहना है। वो बस इतना बोली और रक्ष उसे गुस्से से देखती बाहर निकल गई। उसने रात के 10 बजे घर में कदम रखा तो तजस्सुस की खातिर कदम नीचे के दरवाजे की तरफ बढ़े कि आखिर ऐना का क्या फैसला है ये तो पता चले। लेकिन बाहर आती आवाजों और कदम वहीं रुक गए। अम्मी आप समझती क्यों नहीं। ऐना बेबसी से उन्हें देखती कुछ कहने लगी। तुम क्यों नहीं समझती बेटा, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है ना, क्या बुराई है उन लोगों में। तूने कहा था तेरे और ज़ुहैब के रिश्ते के बारे में बताने को, मैंने वो भी बता दिया। उन लोगों को तब भी कोई एतराज नहीं, फिर क्या मसला है। रुखसार ने परेशानी से कहा। आपने उन लोगों को सब बता दिया, लेकिन क्या आपने ये नहीं देखा कि उस लम्हे वो लोग मुझे किस तरह से देख रहे थे। उन्होंने जुबान से नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें भी यही कह रही थी कि जरूर ये लड़की मनहूस है, इसीलिए उस लड़के के जान चली गई। वो रो रही थी और उसकी आवाज से साफ जाहिर हो रहा था, मैं किसी और की बर्बादी की वजह नहीं बन सकती अम्मी। तो तू क्या चाहती है, कभी शादी नहीं करेगी। फिर रुखसार ने गुस्से से कहा, नहीं करूंगी, नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि अपनी बुरी किस्मत से लोगों की खुशियों को खत्म करके सारी जिंदगी मनहूस लफ्ज के साथ जुड़ी नहीं रहना चाहती मैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और अगर बोझ बन गई हूं आप पर तो बता दीजिए, चली जाऊंगी कहीं भी। रुखसार के गुस्से से बात करने पर वो आप से बाहर होकर कहती चली गई। उसके बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वो अंदर जाने का इरादा तर्क करके ऊपर चला आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे बात करे। ऐना से वो अपनी मोहब्बत का इजहार उसे अपनी हकीकत बताने के बाद करना चाहता था, और इतनी जल्दी उसे सब बताना सही नहीं था। वो सोफे पर लेटते हुए हाथ सर के नीचे रखे यही सोच रहा था जब ऐना के पुकारने की आवाज आई। राहील, राहील, जल्द नीचे आओ। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा और नीचे की तरफ दौड़ा। क्या हो गया ऐना? उसे रोते देखकर घबराकर उसकी तरफ बढ़ा। राहील, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सांस नहीं ले पा रही हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। वो रोते हुए उसे बताने लगी और वो बिना देर किए अंदर की तरफ बढ़ा। वो लोग अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े थे। डॉक्टर ने रुखसार की हालत बेहतर बताई थी, लेकिन वो अभी नींद में थी और उनके हाथ में ड्रिप लगी थी। शाहजैन ने कुछ दिन पहले ही किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को उनके इलाज के लिए आमादा किया था, बिना ऐना को बताए। उसने उन्हें अमेरिका ले जाकर इलाज करवाने की सलाह भी ली थी, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया कि ये सही नहीं है, इतना सफर उनके लिए खतरनाक है और देर बहुत हो चुकी है। ऐना की मुसलसल रोने से आंखें सुर्ख हो गई थी। वो रुखसार की हालत को देखकर खुद को कोस रही थी। रात गहरी हो गई थी और वो कितनी देर रुखसार को बाहर से देखते रहने के बाद आखिर वहां लगे सोफे पर बैठी, लेकिन बेआवाज रोना अब भी जारी था। शाहजैन ने उसके करीब बैठते हुए पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने सर नफी में हिला दिया। शाहजैन का दिल तो उसे रोते देखकर मचल रहा था, खुद से लगाकर तसल्ली देने के लिए, लेकिन वो खुद को काबू किए बैठा था, जबकि उसके गुलाबी होते चेहरे को देखकर वो बार बार उसे देख रहा था। तुम ठीक हो? उसने कुछ देर बाद पूछा। ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी हो वो मेरा बुरा तो नहीं चाहती। ऐना के रोने में शिद्दत आती गई। तो फिर तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेती? पता नहीं उसने ये सवाल क्यों किया था, शायद वो उसके डर को जुबान तक लाना चाहता था। ऐना ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है अपनी किस्मत से लड़ने की। मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से कब क्या गलत हो जाए। वो दोबारा सामने देखने लगी और शाहजैन उसे, मुझे हमेशा से यही कहा गया कि मैं मनहूस हूँ, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अम्मी की जिंदगी में आई तो अब्बू की जिंदगी चली गई, और फिर ज़ुहैब। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है, सब सही कहते हैं, ये सब मेरी वजह से ही हुआ, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब की, और मेरी ही वजह से अब अम्मी। वो चेहरा हाथों में गिराए रोने लगी और शाहजैन ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर वापस खींच लिया। अब और किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती मैं, अब अपनी बुरी किस्मत से लोगों की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, ये सब बातें जाहिल लोग करते हैं, किसी का जीना मरना उसकी अपनी किस्मत और खुदा का फैसला होता है, इसमें तुम जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? जो लोग तुम्हें बैड लक कहते हैं वो बेवकूफ हैं, जिन्हें खुदा की कुदरत से ज्यादा अपने अंधविश्वास पर यकीन है। ये लोग कभी सहारा बनकर दर्द बांटने नहीं आते, बस इल्जाम लगाकर दिल दुखाने आते हैं। और तुम इन लोगों की वजह से खुद को कसूरवार समझ रही हो। क्या तुम्हें यकीन है कि जिसका ताल्लुक तुमसे नहीं उसकी जिंदगी में सब अच्छा ही होता है, कभी कुछ बुरा नहीं होता? उन लोगों की वजह से खुद को तकलीफ दे रही हो जिन्हें तुम्हारी तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला और ऐना ने उसकी तरफ देखा।
लेकिन हर कोई ऐसा नहीं, कोई तो होगा जैसे तुम्हारी अच्छाइयां नजर आएंगी, तुम्हारी मासूमियत नजर आएगी, जो तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द देकर खुद उसे महसूस करेगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बेसाख्ता कह गया, फिर रुका। ऐना ने शायद महसूस भी किया था, इसीलिए सर झुका गई। इस समाज में औरत की तकलीफ बांटने का कोई रवाज नहीं है। अगर कुछ है तो उसका फर्ज, उसकी जिम्मेदारियां, उसके रिश्ते। वो खुद कुछ नहीं होती किसी के लिए, उसके एहसास समझने वाला कोई नहीं होता। उसकी मर्जी, उसकी चाह कोई मायने नहीं रखती। उससे सिर्फ उम्मीदें की जाती है, दिलासा कभी नहीं दिया जाता। उसने सर उठाकर शाहज़ैन को देखा। ये सब जानते हुए मैं कैसे खुद को तैयार कर लूं एक अनजाने रिश्ते में बंधने के लिए, जबकि मैं जानती ही नहीं मैं उसे निभा भी पाऊंगी कि नहीं। मेरे दिल में हजारों खौफ है, कैसे खत्म करूं इन्हें। माजी के जख्म नहीं भर रहे, मुस्तकबिल की तरफ कदम कैसे बढ़ाऊं। फिर क्या कोई मुझे समझेगा, मेरा साथ देगा? क्या वो मुझ पर यकीन करेगा? वो एक पल के लिए भूल गई थी कि वो खुद से नहीं, राहिल से बात कर रही है। इसीलिए बिना रुके अपने हर डर को बयान कर गई उसकी आंखों में देखते हुए। लेकिन फिर एहसास हुआ और फौरन अपनी जगह से उठ गई। ऐना, वो जाए इसके पहले शाहज़ैन ने आवाज देकर रोका। वो रुकी लेकिन पलट कर नहीं देखा। वो तुम्हें समझेगा ऐना, हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे हर एहसास की कदर करेगा, तुम्हारी हर तकलीफ को खत्म कर देगा, तुम्हारी जिंदगी के हर दर्द में हर कमी को दूर कर देगा। वो अपनी जगह से उठकर उस तक आया था और ऐना ने उसे पलट कर देखा। वो तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहेगा ऐना, तुम्हें ये बताएगा कि तुम कितनी खास हो, कि तुम्हारे होने से उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। उसकी आंखों में गैर मामूली संजीदगी और जज्बात में भीगी आवाज ने ऐनो को चौंकाया। जब शाहज़ैन ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, अगर वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाकर तुमसे वादा करे कि वो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा, तो क्या तुम उस पर यकीन करके उसका हाथ थाम लोगी, उसे अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाने का एक मौका दोगी? वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाए बोल रहा था और ऐना बेयकीनी से उसके हाथ को देखते हुए यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो सही सोच रही है। आई लव यू ऐना। गहरी सरगोशी में उसने ऐना के हवास गुम किए थे। वो उसके हाथ से नजरें हटाकर उसके चेहरे को देखने लगी। ऐना सुर्ख होती आंखों में हैरत लिए उसकी गहरी आंखों को समझने की कोशिश करने लगी। ये उसके लिए ये इजहार मोहब्बत किसी सदमे से कम नहीं था। वो उल्टे कदम चलती पीछे हुई और दौड़कर बाहर निकल गई और शाहज़ैन ने अपने खाली हाथ को देखकर मुट्ठी भींच ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी साथ में दबाकर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे चुन्ने मुन्ने से बच्चों, अब जो वीडियो को साथ साथ लाइक करता जाएगा और कमेंट्स में राय भी देगा तो उसको चॉकलेट्स दी जाएंगी, मजे से खाइएगा। फिर तो चलो फिर जल्दी से लाइक क्यों नहीं कर देते। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ और बहुत सारी चॉकलेट्स के साथ। गुड बाय।